तो क्वेश्चन है आपका, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, यानी अधिगम की प्रक्रिया को कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक प्रभावित नहीं करता। नॉट लिखा हुआ है, जिन क्वेश्चंस में नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, उनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, उनको ध्यान से आंसर करना होता है। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है ना, किससे, शारीरिक विकास से। हैंड राइटिंग जो है वो आपके फिजिकल में भी मोटर डेवलपमेंट से, गतिक विकास से अगर मैं कहूं, है ना। इसका सामाजिक से क्या संबंध है भाई, सोशियो कल्चरल से इसका क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। सोशियो कल्चरल मतलब जिसमें समाज और संस्कृति प्रभावित होती हो, तो कौन सा एक फैक्टर ऐसा है जिसमें समाज और संस्कृति की बात नहीं होगी। हैंड राइटिंग में कोई समाज संस्कृति नहीं है, चाहे अमेरिका के बच्चे से कुछ लिखवा लो, चाहे यहाँ के बच्चे से लिखवा लो, क्या फर्क पड़ेगा भाई, है। जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हम प्रॉपर एक चैप्टर में पढ़ते हैं। हर जगह हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, ये काम करेंगे, रोल्स जो हमने बनाए हैं। तो लिंग एक सामाजिक संरचित प्रक्रिया है, सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है या कॉन्सेप्ट है। इनकम लेवल भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं, है ना, कि इस समाज में इतनी जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो इतना है ना। अगर हम नेशन वाइज देखते हैं, नेशन अपने आप में एक सोशल एस्पेक्ट में ही तो देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद आपका हमारे देश में भाई अगर कोई मान लो कितना, कुछ टाइम पहले शायद एक डेटा था कि 1% से भी कम लोग हैं जो 1 लाख रुपए जिनकी सैलरी है या इनकम है। दैट मीन्स हम सोशली देख रहे हैं ना कि इंडिया में अमीर गरीब का मतलब अलग होगा, किसी और कंट्री में, डेवलप्ड नेशन में अलग होगा, है ना। तो इनकम लेवल भी क्या है, सामाजिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं, समाज और कल्चर में जिस जगह पे हम हैं। तो ये भी एक सामाजिक कॉन्सेप्ट हो गया। लैंग्वेज अगेन प्रभावित होती है आपके समाज और संस्कृति से, है ना। हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, समाज और संस्कृति से ही प्रभावित है। लेकिन हस्तलेखन या हैंड राइटिंग जो है वो आपका मोटर यानी गत्यात्मक विकास से संबंधित है, ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष से। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक बार पढ़े, द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्सेप्शन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को क्या कहेंगे। गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, जब से आप गर्भ में हैं या थे, या कोई भी बच्चा एक सेल के रूप में गर्भाधान शुरू हो गया मान लीजिए, तो तब से जन्म तक का, तो जन्म तक प्री नेटल पीरियड कहलाएगा। इसको प्रेगनेंसी कह लीजिए आप आम भाषा में। 9 months 10 days का पीरियड है, 280 दिन कह देते हैं जनरली, और इसके अलावा 40 to 40 वीक्स का टाइम पीरियड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 37 to 40 वीक के बीच में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था है कि कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान के समय से जन्म तक, तो इसको कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए आप, प्री नेटल पीरियड कहेंगे टेक्निकली। ठीक है जी। लेटर चाइल्डहुड क्या है, 6 से 12 वर्ष का समय है लेटर चाइल्डहुड। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष का समय है जनरली सामान्य भाषा में। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का समय है सामान्य भाषा में। अब मैं सामान्य क्यों कह रही हूं हर बार, क्योंकि अलग अलग लोगों ने इन पे भी अलग अलग बातें कही हैं। किसी के द्वारा इन्फेंसी 5 साल है, किसी के कहने के अनुसार जो है वो आपका कोई बेबीहुड इंक्लूड करेगा, कोई टॉडलरहुड इंक्लूड करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई चाइल्डहुड की बात करेगा। किसी ने डेवलपमेंट की 5 स्टेज दी हैं, किसी ने 3 दी हैं, किसी ने 8 भी दी हैं, 12 भी दी हैं। तो सबका अलग अलग है, बट हम जनरल स्टेजेस याद रखते हैं जो हर जगह पे काम कर जाएं। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी अगर आप एक लोकतांत्रिक संस्कृति में हैं, एक लोकतांत्रिक संस्कृति है जहां सबकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, मौका दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप क्या करेंगे, वैसे ही वैल्यूज को और एटीट्यूड्स को एक्वायर कर लेंगे, लोकतांत्रिक ही बन जाएंगे आप भी। दिस स्टेटमेंट क्लैरिफाइज द रोल ऑफ डैश फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले डैश कारक की भूमिका को स्पष्ट करता है। ठीक है, बताइएगा क्या कहना चाहता है ये फैक्टर, आंसर कीजिएगा। एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर, स्पेसिफिकली कल्चर की बात हो रही है। कल्चर पेड़ पौधे कम है, कल्चर वो जो समाज में चीजें चल रही हैं, जो पहनावा है, जो भी चीजें, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, ये सारी चीजें वहां ज्यादा हैं। ठीक,
तो चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी जो बच्चे लोकतांत्रिक संस्कृति में होते हैं वो वहीं के मूल्य और दृष्टिकोणों को प्राप्त कर लेते हैं कि भाई बड़ों को नमस्कार करना है, हो सकता है अमेरिका में पैर छू के नमस्ते ना करते हो, यहाँ पे हम करते हैं, इस कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो यह कथन कि अधिगम जो लर्निंग है आपकी वो किससे प्रभावित होती है, कल्चर से प्रभावित होती है, ये तो यही कहता है। भाई यहाँ पे जलवायु की बात तो हो नहीं रही है कि पर्यावरण, हवाएं और ये सब की तो बात नहीं हो रही है। होने को अगर ये लोग आंसर दे देते हैं इसको ठीक, तो हम मान सकते थे, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये उत्तर हो जाए। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट हो गया यहाँ पे जेनरिक वर्ड, बात हो रही है स्पेसिफिकली कल्चर की या सोसाइटी की बात हो रही है, तो उस केस में हम आंसर वो मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक। इमोशनल की तो बात ही नहीं हो रही है, साइकोलॉजिकल की भी बात नहीं हो रही, बात है कल्चर की, सांस्कृतिक माहौल। जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज डैश स्टेजेस, यानी संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे सिद्धांत के कितने चरण हैं, यानी जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं। सोचो एक नंबर में, ये डेट में भी आता है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन धरती पे नहीं बना कहीं, है ना। तो कितनी स्टेजेस हैं, SPCF, सिंपली याद रखना है, सम पीपल कांट फोकस, SPCF से याद रखना है। 87% लोग डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, यानी गत्यात्मक अवस्था, जब अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा दुनिया की समझ बनाता है, 0 to 2 years का टाइम है। फिर उसके बाद P फॉर प्री ऑपरेशनल, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितना, 2 से 7 वर्ष। फिर उसके बाद C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां लॉजिक आएगा सबसे पहले, 7 से 11 वर्ष, ठीक। फिर आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक। ये 11 है, अब कह लीजिए 11 से 16 जनरली लोग कह देते हैं। तो ये हमें याद रखनी है, बेसिक चीजें, ये तो हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इतनी इजी चीजें हैं ये, ठीक है। 10 स्टेजेस एज सच हमने देखी नहीं है किसी की, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। इन्होंने, इनकी थियरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी मेंटल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील द डैश थिंग्स, यानी भावनात्मक डोमेन या अफेक्टिव डोमेन जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करता है, शामिल करता है किस तरह की चीजों से जिनसे हम निपटते हैं या डील करते हैं, एनालिटिकल, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली या इमोशनली। अफेक्टिव डोमेन हम सबको पता है ना, इमोशनली या इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है कौन, अफेक्टिव डोमेन, हिंदी में तो भावनात्मक ही कहते हैं। किसकी बात हो रही है, BS ब्लूम की बात हो रही है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की बात हो रही है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम सब ने पढ़ी है, एक है, सब फोन में नोट किए जा रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा एक बार। इससे पहले हमें अफेक्टिव डोमेन पे बात करना जरूरी है, ठीक भाई। अगर हम BS ब्लूम की बात करें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप, टोपी, ठीक। मतलब BS ब्लूम ने 3 डोमेन या 3 एस्पेक्ट बताए थे। C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें आपका हेड यानी दिमाग या मस्तिष्क इन्वॉल्व होगा। फिर है A फॉर अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट, इसी की बात हो रही थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, है ना, हमारे इमोशंस से जोड़ दीजिए आप। हेड या फिर हार्ट कहते हैं इसको, इमोशनल डोमेन को, हेड के साथ जैसे हार्ट भी कह सकते हैं, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा गांधी जी ने भी कहा। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर होता है गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष बोले तो जिसमें डूइंग एस्पेक्ट या हैंड, है ना, एक्टिविटीज हम हैंड से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे व्यवहार का फीलिंग पक्ष है, यानी महसूस करने वाली जितनी भी चीजें होंगी वो अफेक्टिव डोमेन से जुड़ी होंगी, A फॉर अफेक्टिव। कॉग्निटिव डोमेन से जो दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, यानी थिंकिंग एस्पेक्ट जुड़ा हुआ होगा, सोचेंगे कहां से, दिमाग से सोचेंगे, तो ये किस में आएगा, कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं मैं आपको। साइकोमोटर यानी हैंड, मतलब डूइंग एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर, यानी व्यवहार का करना पक्ष किससे संबंधित है, तो साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। हल्की सी बात है बट बहुत काम की है, पेपर में क्वेश्चन आता ही है। किसने दिया है ये जो टैक्सोनॉमी है, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, तो BS ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। जो लोग नए हैं उनके साथ मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, जो लोग पहले से सीख रहे हैं उनको नहीं कह रही हूँ कि ऐसे बच्चों की तरह बात कर रही हूँ, है ना। देखो BS ब्लूम, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है हमें। तो बेसिकली ये कहते हैं कि भाई तीनों को इस तरह से जोड़ो कि बच्चा बेस्ट तरीके से सीख पाए। उसका हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी भी, हेड यानी उसका मस्तिष्क दिमाग भी इन्वॉल्व हो सीखने में, और हार्ट यानी इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। जिस चीज में मजा आ रहा है आप क्यों कर रहे हैं ज्यादा, आपको यहाँ क्लास में मजा आ रहा है तभी आ रहे हैं ना आप, कल तो पेपर नहीं है कोई, है ना, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप,
क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम कर रहे होंगे, बट जो लोग पोल पे आंसर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। दैट मीन्स तीनों एस्पेक्ट जोड़ गए, लर्निंग मस्त होगी, बढ़िया होगी। ठीक, चलें आगे बढ़ें। तो ये बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने दिया है, और इस पे महात्मा गांधी ने भी बात की, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा की, यानी दिल, दिमाग और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक पक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इन तीनों ही डोमेन में बीएस ब्लूम ने तीनों ही डोमेन में इसमें 6 एस्पेक्ट्स की बात की है ना, फिर इसमें 5 एस्पेक्ट्स की बात की है, फिर इसमें 6 एस्पेक्ट्स की बात की है। तो इनके अंदर भी अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कॉग्निटिव में नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है, ये 6 चीजें हैं। फिर अफेक्टिव में आपका रिसीविंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, वैल्यूइंग हो गया, फिर आपका साइकोमोटर है, उसमें अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सेस और ये सब हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे सही है कैसे गलत है। द कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जो अभी हमने कहानी पे बात की थी, यानी हेड यानी दिमाग से संबंधित जो पक्ष है बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में डैश और डैश कौशल का विकास होता है। सिंगिंग संज्ञानात्मक में, ये तो मोटर से रिलेटेड हो जाएगा कुछ हद तक, चलो मान लेते हैं, बट डांस तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो लैंग्वेज आपने जोड़ दी तो आपने कह दिया चलो सिंगिंग होगा। थियरी और ड्राइंग, थियरी और ड्राइंग क्या कहते हो, होना चाहिए? मोटर एस्पेक्ट से ज्यादा संबंधित हो गया, ये भी फाइन मोटर स्किल से संबंधित हो गया ड्राइंग जो है आपका। नॉलेज चलो ठीक है, बिल्कुल दिमाग से जुड़ा हुआ है। राइटिंग, साइकोमोटर जो मोटर एस्पेक्ट है आपका वो ज्यादा राइटिंग से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, तो नॉलेज बिल्कुल ठीक है बात, और इंटेलेक्चुअल पक्ष यानी बौद्धिक पक्ष, तो ज्ञान और मेंटल स्किल्स जितनी भी हैं, चाहे वो सोचना यानी थिंकिंग हो, इमेजिनेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इसमें वैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें थी। तो कॉग्निटिव डोमेन में अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? नॉलेज, यानी आप नॉलेज कैसे बिल्ड करेंगे, बनाएंगे कैसे, दिमाग से करेंगे यहाँ पे, तो नॉलेज का एस्पेक्ट है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी दिमाग से संबंधित बौद्धिक जो कौशल हैं वो विकसित होंगे। बौद्धिक कौशल कौन से होते हैं? सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग, ये सारी चीजें। ठीक, तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, अगर आप लोग दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं आप उत्तर, बढ़िया दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को, पोल में जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग हो सकते हैं कंफ्यूज। मैं इस पे आपको कुछ चीजें डिस्कस भी करूंगी, यही क्वेश्चन था जिसके बारे में आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरी जब इस पे नजर पड़ी पीपीटी में तो मैंने देखा कि यार इस पे तो डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर सकता है। आजकल स्टेजेस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। ठीक है, क्लीन नहीं दिखाई पड़ रहा, आप अपने सेटिंग सेक्शन में जाइए और वहां से 1080p या 720p हाईएस्ट क्वालिटी चूज कीजिए। डी ऑप्शन 42% लोग कह रहे हैं। कौन है ये? लवली मैम कह रहे हैं, हिमांशी मैम कहा करो। पहली बात तो मैम ही मत कहा करो, अब तो इतनी आदत हो गई ना, आज तो थंबनेल पे किसी ने लिख के भेज दिया मैम, मैंने कह रही मैम हटवा दो, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या ही हो गई हूँ, चुपचाप से सही नाम लिखवा दो। उड़ीसा से हूँ, अच्छा बीएड क्लियर करने, कर लो, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर, बहुत बातें करते हो, मैं आपसे ज्यादा और आप मेरे से ज्यादा। द पीरियड जस्ट आफ्टर द बेबीहुड आफ्टर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ इज ऑल्सो नोन एज डैश, यानी बेबीहुड के जस्ट बाद लगभग 1.5 साल तक आप जो भी पीरियड आएगा उसको क्या कहेंगे? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, टॉडलरहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस या प्री स्कूल चाइल्डहुड, बताइएगा एक बार। 47% लोग आंसर दे रहे हैं आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 47% लोग आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, जो कि कायदे में बनता भी था। जो जनरल बेबीहुड की स्टेजेस हैं उनमें यही रहता है कि 2-2.5 साल तक आपका वो चलेगा। बहुत सारी जगह पे 2 वीक्स टू 2 ईयर्स तक आपका बेबीहुड होता है ना। ये तो खैर नहीं होगा, ये तो आपका फिर सीधा 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 हो जाएगा, अगर हम उस केस में देखें तो अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड हो जाएगा। ये 12 से 18 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, अडल्टहुड हो ही नहीं सकता, तो इसका एकमात्र उत्तर बचता है टॉडलरहुड। ठीक, अब इसमें भी लेकिन कुछ जगह पे आपको टॉडलरहुड की एज कुछ और मिलेगी, कुछ जगह पे कुछ और मिलेगी। जो CDC आई थिंक बोलते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CDC बोलते हैं, तो उनके अनुसार क्या है कि 2 से 3 वर्ष का समय वो कहते हैं कि टॉडलरहुड है, और कई जगह पे 1 से 3 वर्ष का समय भी आपको टॉडलरहुड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि बाल्यावस्था के ठीक बाद लगभग, ये बाल्यावस्था को यहाँ पे बाल्यावस्था वो वाला मत ले लेना 2 से 12 वाला, इसको बेबीहुड लेना। अब बेबीहुड क्या है, अलग अलग है हर जगह पे। पहले तो इसका आंसर लिखो डगमगाते हुए, ये लगभग 1.5 साल से शुरू हो जाता है। 2 से 3 तो सीडीसी की वेबसाइट जो है वही ऑफिशियली इस बात को मानती है कि 2 से 3 वर्ष का बच्चा टॉडलर कहलाएगा। टॉडलर का मतलब क्या है, जब वो लड़खड़ा के चलना सीख ले डगमगाते हुए, ठीक है। तो 2 to 3 इयर्स का टाइम पीरियड हम यहाँ पे टॉडलर को दे रहे हैं। बाकी ऑप्शंस यहाँ सही हो नहीं सकते, इसलिए यही बचता है हमारे पास, ठीक है। इसको समझते हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो समझने लायक हैं। चलिए 2-3 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है नियोनेट। नियोनेट होता है नवजात, ठीक है। पोल हटा देती हूं मैं। नियोनेट बोले तो नवजात, जो बिल्कुल ताजा ताजा बच्चा है ना, नियोनेट। 2-3 वर्ड हैं जिनको समझना यहाँ महत्वपूर्ण है, और ये ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। जैसे ऑप्शन दिया होगा पेपर में वैसे आप उत्तर लगाएंगे, इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। टॉडलरहुड नहीं पढ़ा ना, पढ़ना भी नहीं होता जनरली, बट आप एक्स्ट्रा में इसको लिखेंगे कहीं पे, है ना। ये ऐसी चीज नहीं है, अगर मैं इसको स्टेजेस में पढ़ाऊंगी तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये जनरली आता भी नहीं है कहीं, और कोई फिक्स्ड नहीं है। किसी एक राइटर के अकॉर्डिंग, या किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ और साल होंगे, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और पीरियड आपका टॉडलरहुड में डाल दिया होगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, और पूछा भी बहुत कम ही जाता है। नवजात कह रहे हैं हम, नियोनेट को हम नवजात कह रहे हैं। इसकी अवधि होती है आपकी जन्म से राइट आफ्टर बर्थ, जब आपकी कौन सी नाल है वो कटती है। अभी कुछ दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इंग्लिश में उसको कुछ तो बोलते हैं। तो बेसिकली बर्थ टू 15 डेज कहेंगे कई लोग, और कई जगह पे बर्थ टू 4 वीक्स भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। और कई जगह पे 2 महीने तक भी दे देंगे। तो जनरली आप इसको 28 दिन तक का समय मानिए, या 1 महीने का समय मानिए, ठीक है। इसको अगर हम बात करें, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट, अम्बिलिकल कॉर्ड जब आपकी कटेगी, गर्भनाल बोल रहे हैं, हाँ, उसके जस्ट बाद वाला जो समय वो नियोनेट पीरियड शुरू हो जाता है, उसको पॉर्शनेट काल बोलते हैं, उससे पहले वाले को, ठीक है। अगर हम बात करें नियोनेट की, तो ये बर्थ टू 4 वीक्स या 28 दिन हम जनरली मान के चलेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहां, तो फिर हम कहते हैं इन्फेंट है भाई बच्चा, जन्म से 1 साल तक कई लोग इन्फेंट कहेंगे। अब ये इन्फेंसी की डेफिनेशन आप मत याद रखिएगा, क्योंकि आपको जन्म से 2 वर्ष याद रखनी है, जनरली आपके काम वही आनी है, ठीक है जी। जनरली आपके काम वही आनी है, इतनी बात क्लियर है। बेबीहुड, बेबीहुड जनरली लोग कहते हैं कि 2 वीक्स टू 2 इयर्स, 2 वीक्स टू 2 इयर्स, ठीक। फिर आता है थर्ड, जिसपे हम बात कर रहे थे अभी, टॉडलरहुड। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो इनको एक साथ मत जोड़ दीजिएगा कि टाइम आगे पीछे कैसे चल रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका टॉडलरहुड, जिसको हम 2 से 3 साल का समय कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अगर जरूरत पड़े ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप 1 से 3 वर्ष भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ जगहों पे 1 से 3 वर्ष भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नीडेड चीजें हैं, ये वो चीजें जो जरूरी नहीं आपके सिलेबस में पढ़ें आप, बट पेपर के अकॉर्डिंग अगर पेपर में पूछ ले, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पढ़ भी सकते हैं अगर बहुत ज्यादा समय हो तो, बट ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा इसको ऐसे समझिएगा, लीव इट। आपने जो स्टेजेस अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, आपकी इन्फेंसी थी या प्री नेटल स्टेज थी, जन्म से 9 माह पूर्व। उसके बाद आपने इन्फेंसी पढ़ी थी, फिर चाइल्डहुड था जिसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड था, उसके बाद आपका एडोलेसेंस था, देन आपका अडल्टहुड है, वो हम पढ़ते नहीं क्योंकि स्कूल लेवल पे कहीं पूछा नहीं जाएगा, और फिर आता है ओल्ड एज। आपको इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक मेनली याद रखना है, शैशवावस्था से आपका हम कहेंगे किशोरावस्था तक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। उसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। नियोनेट यानी नवजात शिशु, कब से कब तक, अम्बिलिकल कॉर्ड के कटने से लेकर के यानी जन्म से 4 हफ्ते या 28 दिन तक का समय। बेबीहुड 2 हफ्ते से 2 साल तक का समय। टॉडलरहुड 2 से 3 वर्ष का समय। तो ये आपको ऐसे याद रख लेनी है जिससे आपका 1 नंबर बच जाए या आ जाए। थोड़ा बहुत 1 आध साल या कुछ महीने इधर उधर या कुछ दिन इधर उधर हो जाएंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा टोटली। आई होप फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, इतने कॉन्सेप्ट हो गए ना, और इतनी चीजें चल रही हैं, इतनी सारी बुक्स चल रही हैं पैरेलली, कि दिमाग में इधर उधर हो जाती हैं चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अपडेट करा देंगे नहीं होगी तो, उसका वैसे भी हिंदी वर्जन आएगा। द साइकोमोटर डोमेन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की द साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष की अगर हम बात करें, गत्यात्मक पक्ष हमें पता है अभी हैंड की बात की थी हमने, या डूइंग एस्पेक्ट की बात की थी, या फिजिकल एस्पेक्ट की बात की थी, जिसमें दौड़ना कूदना फिरना मतलब चलने की बात आई। मोटर मतलब फिजिकल एस्पेक्ट जुड़ा होगा, मोटर का मतलब ये गति करना,
है ना, आपके घर की मोटर भी गति करती है ना, उसी सेंस में। तो द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट्स यानी शारीरिक गति, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, बैलेंस। एक तरह से अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। फिजिकल मूवमेंट, चलना फिरना, दौड़ना भागना, एंड यूज ऑफ द डैश स्किल्स, नॉलेज, ये तो दिमाग से संबंधित है, कॉग्निटिव है, ये साइकोमोटर में थोड़े ना आएगा। मोटर स्किल्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, गत्यात्मक पक्ष जिसमें चलना फिरना, दौड़ना कूदना भागना सब आ जाएगा, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो, राइट। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये सब कॉग्निशन में आ जाएंगे। तो यहां पे बात किसकी हो रही थी, गत्यात्मक पक्ष की या मोटर स्किल्स की, जिसमें गति करना शामिल होगा। तो जिसमें शारीरिक गति, समन्वयन और गत्यात्मक कौशल का उपयोग होगा, उसको हम साइकोमोटर पक्ष या गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। बच्ची है कीड़ा या कीड़ा या वॉट एवर द नेम इज, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, पेपर में इसी तरह से गिवन है D+B के, है ना, कीड़ा है, किड़ा है, जो भी है। एट दिस स्टेज अंडरस्टैंड दैट इफ यू ब्रेक अ कैंडी, एक कैंडी है, वो कैंडी नहीं आती खाने वाली, चॉकलेट मान लीजिए आप, इनटू स्मॉलर पीसेस, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। मान लीजिए इतनी बड़ी सी चॉकलेट है, एक कैंडी है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। इट विल बी द सेम अमाउंट। अब वो ये समझती है कि छोटे छोटे पीसेस बेशक कर दिए, लेकिन जितनी वो एक कैंडी थी उतने ही ये पीसेस मिला करके भी होंगे। एज वेन द कैंडी वॉज होल, तो जितनी अमाउंट वो होल की थी उतनी ही पीसेस की भी है। ऐसा नहीं है कि पीसेस नंबर्स में ज्यादा हो गए हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अगर वो पीसेस कितने, जो क्वांटिटी थी वो सेम ही है, अभी भी सेम ही है, बस तोड़ के आपने पीसेस बढ़ा दिए हैं। ये बच्चा कब समझने लगेगा, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन आ जाएगा, संरक्षण आ जाएगा। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। प्री ऑपरेशनल में नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि अभी तो वो क्या है, कंजर्वेशन लैक करता है। ठीक है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते थे। अच्छा, ध्यान रखना है हमें, जो प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष वाली, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 3 चीजें आती हैं। CCS यूनिवर्सिटी से आपको याद कराया हुआ है, याद कीजिए फटाफट से क्या क्या आता है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है प्याजे की 7 से 11 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे जिसको, ठीक है, क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पे CCS, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ना ये कोई कंप्यूटर सर्विसेज की बात हो रही है। सिंपल क्लासिफिकेशन, यानी बच्चे को वर्गीकरण आ जाएगा, अलग अलग विशेषताओं के आधार पे वो वर्गीकृत यानी विभाजित कर पाएगा, अलग अलग कैटेगरी में डाल पाएगा चीजों को। दूसरी चीज है कंजर्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संरक्षण कहते हैं हिंदी में। और ये किसकी वजह से आता है, तो ये सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन का जो गुण है वो उसके अंदर आ जाएगा। कंजर्वेशन कमी किस वजह से होती है, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन, यानी बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, अलग अलग पक्षों पे फोकस नहीं कर पाता, लास्ट क्लास में समझा था। और S फॉर होता है सीरी, वो लगाने लगेगा। तो होपफुली ये तीनों चीजें जो है आपकी अचीव हो जाती हैं। ये अचीवमेंट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, क्या है, अचीवमेंट है, राइट। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दीजिए, हो रही होगी तो हम 300 बार बताएंगे। PDF के साथ आंसर भी दे दीजिए। ये कौन कह रहा है, सतापाथी कह रहे हैं। ये इतना डिस्कशन, इतनी देर से जो हम बातें कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि आंसर आपके दिमाग में बैठ सके, उस PDF को आप मार्क कर सके, है ना, वो आपके लिए वर्कशीट के जैसी बन जाए। ठीक है, अगर आंसर साथ में ही मिलेंगे तो फिर यहाँ पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, देने को तो दे देंगे। ठीक, कितने लोग इस बात के पक्ष में बताना, एक दिन पोल रखेंगे हम क्वेश्चन, और होना ही चाहिए। खैर, दिस रेफर्स टू दी लर्नर्स एक्टिव, और बोर्ड की आदत भी तो हो जाती है ना। दिस रेफर्स टू दी लर्नर्स एक्टिव अटेंशन टू दी स्टिमुलाई एंड हिज और हर मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों का उद्दीपनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देना और सीखने के लिए उसकी प्रेरणा। यानी जो स्टिमुलस है कोई भी एनवायरमेंट में, स्टिमुलस हो सकता है कोई गाना बजा और आपने डांस करना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ, एक स्टिमुलस था, एक उद्दीपक था जो आपके दिमाग तक गया और आपने रिस्पॉन्ड किया, डांस करना शुरू कर दिया मजे में। ठीक है, क्लियर है बात। तो दिस रेफर्स टू द लर्नर्स एक्टिव अटेंशन, आपकी अटेंशन एक स्टिमुलाई पे गई, एक उद्दीपक पे गई, एंड हिज और हर मोटिवेशन टू लर्न, ये वैल्यूइंग से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, रिसीविंग से है, रिस्पॉन्डिंग से है। देखो इसका D आंसर है रिस्पॉन्डिंग। ठीक।